Good morning everyone and welcome to the class. We are doing previous year questions and today we will do the questions according to your revision test 3 syllabus, and now you are approaching paper 2, and according to the syllabus in paper 2 there will be one chapter only, and that is the end of bipolarity. And you must remember that in this chapter some parts of third chapter, that is US hegemony, is also included. According to the revised syllabus, we all know that the third chapter, that is the US hegemony, it is deleted, but the complete chapter is not deleted. Some part of that chapter is it has been added in this second chapter, the end of bipolarity. तो वो उसके क्वेश्चंस जितने पेजेस पढ़ने हैं, you all are aware कि how many portion is there in your syllabus. तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे. जो हमारा सोवियत सिस्टम है कैसे वो डिसइंटीग्रेट करता है, देन उसका कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होता है, देन शॉक थेरेपी को हम देखेंगे और किस तरह से टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और इसमें जो इंडो रसिया वाला रिलेशनशिप वाला पोर्सन है वो नहीं, इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना है. दैट विल बी अंडर द चैप्टर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. पढ़ना है बट वो चैप्टर आपका चेंज हो गया है. ठीक है, सारे जितने भी फॉरेन पॉलिसी, जितने भी रिलेशंस वाले चैप्टर कंटेंट है, ऑल दोज कंटेंट आर शिफ्टेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो अब कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको कोई भी इंडो चाइना रिलेशनशिप है या इंडो यूएस रिलेशनशिप है या इंडो यूएसएसआर रिलेशनशिप है, इंडो रसिया रिलेशनशिप है, ऑल दीज आर अंडर वन चैप्टर, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो इसमें से कुछ चीज़ों को हटाया गया है, कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि जितने भी पेजेस आपको पढ़ने हैं वो सारे शेयर किए जा चुके हैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में. तो उसके अकॉर्डिंगली ही करना है, स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंगली करना है. और उसके अलावा जो न्यू एडिशंस हैं दैट इज़ गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल, तो वो वहाँ से करना है. ठीक है, जो कि सिलेबस के साथ ही दिया हुआ है. इस चैप्टर में CIS है जिसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. और इसमें जो एक बहुत ही सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. द क्वेश्चन इज राइट टू features of Soviet system. ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली ये 2 नंबर में ही आते हैं. बट अगर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 फीचर्स आपको पूछा जा रहा है तो यू मस्ट प्रिपेयर 4 फीचर्स, ताकि अगर कुछ भी बड़े मार्क्स में भी आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर. अगर आप 2 ही फीचर देंगे तो फिर दिक्कत होगी आगे, है ना. तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा अगर करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो इसमें हमारा क्या होगा, सोवियत सिस्टम का क्या सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना. सोवियत सिस्टम के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था. और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो दूसरा इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी, और नो अदर पार्टी
was allowed in under this Soviet system, single party system. These are the features. दो जो अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो इकोनॉमिक यही हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था. सेकंड ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी था दैट वाज द ओनली पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम. इसके अलावे भी और भी अगर फीचर्स हमें बताने होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. लाइक as there was it was an effort to form an egalitarian society. So the first and the most important function of the government is to ensure a minimum standard of living for all its citizens. at least जितने भी citizens हैं उनको minimum standard of life जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए. इसके अलावे जो एक next feature जो हम कहेंगे वो भी important है. Like it had a domestic consumer industry that produced everything from pens to cars through their though their quality did not match that of the Western capitalist countries. बिकॉज ऑफ दिस क्लोजनेस. देखो इस सोसाइटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, मतलब ये हमें लिखना तो नहीं है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि क्लोज्ड था. एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. इकोनॉमी कैसे क्लोज्ड हो गई? बिकॉज वो सारा चीज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते थे. वो दे डू नॉट बिलीव इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. उनको अलूफ होके रहना था. वो नहीं चाहते थे बाकी दुनिया से मतलब साथ में हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, ट्रेड रिलेशन बना के रखना है. नो, दे डिड नॉट बिलीव इन दैट कि बाहर से कैपिटल आना चाहिए, बाहर से पैसे आने चाहिए, कुछ भी नहीं. कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए आउटर वर्ल्ड से. तो ये था क्लोज्ड इकोनॉमी. इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को भी अगर देखा जाए तो क्लोज्ड था. ठीक है. और क्योंकि अदर देन वन पार्टी नो पार्टी वाज अलाउड. और जहाँ पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि क्लोज था, तो वो क्या कर रहे हैं? एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली. चाहे वो छोटे से छोटे पेन की बात करें, चाहे कार की बात करें, एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लोज्ड इकोनॉमी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके साथ ही साथ एसोसिएटेड है, और वो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आ गई थी, है ना. ये प्रॉब्लम यूएसएसआर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो खैर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि फीचर्स क्या है. तो ये 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो अगर हम आंसर हमारा लिखना होगा तो फर्स्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे वो ये है, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो उसको एबॉलिश कर दिया था. यू विल हैव टू एलाबोरेट द पॉइंट. आई एम जस्ट राइटिंग द पॉइंट इन जिस्ट, है ना. आपको उसको एलाबोरेट करना होगा. देन सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था सिंगल पार्टी सिस्टम. थर्ड जो इम्पोर्टेंट फीचर हम देख रहे हैं वो ये था कि टू एंश्योर मिनिमम standard of living to its people. Domestic consumer industry produced everything.
Domestic consumer industry produced everything from पिंस टू कार्स, पिन से लेकर कार तक सारा कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता था. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम. अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत ब्लॉक. ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है इसमें. तो सोवियत ब्लॉक हम किसको कहेंगे? सोवियत ब्लॉक जो है वो हम उसको कहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे, वो ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे उनको सोवियत आर्मी ने फासिस्ट फोर्स से लिबरेट किया था. क्योंकि यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट था, पोलैंड को हम लोग जानते हैं, जर्मनी ने किस तरह से उन सबको हिटलर के इसमें, हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी ने इन सबको अपने कंट्रोल में किया हुआ था. तो उनको जो ये फासिस्ट फोर्स थे, जर्मनी, इटली और जापान जो कि ध्रुवी राष्ट्र थे, एक्सिस पावर्स थे, इनसे लिबरेट कराना किसने कराया? यूएसएसआर ने ही कराया था ईस्ट यूरोप के कंट्रीज को. तो जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को यूएसएसआर ने लिबरेट कराया था, तो आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज दे बिकेम इन द कंट्रोल ऑफ, दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर. ठीक है, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए. और इन सब कंट्रीज में जो भी ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे, उन सब का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबॉलिशन होना, देन सिंगल पार्टी सिस्टम का होना, देन ट्रेड रिलेशंस नहीं होने, तो ये सारा जो सिस्टम था उसी को अडॉप्ट किया गया उन सारे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में. और इन्हीं कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? सोवियत ब्लॉक के नाम से जानते हैं, या सेकेंड वर्ल्ड. बोथ आर सिमिलर, सेकेंड वर्ल्ड या सोवियत ब्लॉक. ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, what do you mean by Soviet bloc? सो इसमें आपका यही होगा कि जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज थे जिनको कि यूएसएसआर ने लिबरेट किया था, आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट दे फॉलोड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ यूएसएसआर एंड दे these countries formed this सोवियत ब्लॉक और सेकेंड वर्ल्ड. ओके, तो इसमें वही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपका ये होगा. क्या इफेक्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ईस्ट यूरोप कंट्रीज पे? एंड व्हाट दे फॉलोड. इफेक्ट यही हुआ कि वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए और दे फॉलोड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ यूएसएसआर. Okay, and now we see the another question. There are some very important questions from this chapter because ये questions mostly repeat होते हैं, जो कि अभी I'm just going to tell you. The question is what are the causes of disintegration of USSR, or the question can also come in this way like how did
the Soviet Union suddenly disintegrated. तो इसमें भी how did Soviet Union suddenly disintegrated, you have to give the reasons behind this disintegration. तो इसका भी वही मतलब हुआ causes of disintegration. या फिर ये ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, describe any 6 factors responsible for the disintegration of USSR. USSR के disintegration के लिए कौन से 6 factors हैं जो कि responsible हैं, तो उसमें भी आपको reasons ही बताने हैं. Explain any 3 reasons for the disintegration of USSR. Explain any 6 factors which led to the disintegration. ये काफी बारी क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं, ये बहुत ही important क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि what was the reason for this disintegration of USSR. So the most important reason behind this disintegration of USSR was economic stagnation. इकोनॉमी जो है वो स्टैगनेंट हो गई थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था. नाउ द रीज़न बिहाइंड दिस स्टैग्नेशन, क्यों आई ये स्टैग्नेशन, क्यों वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की कमी होनी शुरू हो गई, क्यों इकोनॉमी में ग्रोथ बंद हो गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के पीछे जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि सोवियत इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था. प्रेशर कहाँ से था, उसको यूएस के साथ मैच करना था, हर कुछ में उसको यूएस के साथ मैच करना था, चाहे वो न्यूक्लियर आर्सेनल हो, मिलिट्री आर्सेनल हो, चाहे वो सैटेलाइट स्टेट्स के नंबर हो, हर चीज़ में, बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा है, बराबरी होनी चाहिए. ये बराबरी के लिए उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे थे अपने मिलिट्री आर्सेनल को बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए. इतना ही नहीं, जो सैटेलाइट स्टेट्स होते हैं, सैटेलाइट स्टेट्स कौन होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पिछलग्गू. ये पिछलग्गू जो होते हैं उनके ही दम पे तो ये सुपर पावर्स काम करते हैं ना. कोल्ड वॉर था क्या, अपने इन्फ्लुएंस पे कंट्रीज के नंबर को इंक्रीज करना. इट वॉज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन between these two superpowers ki how to increase the number of countries which are in their influence. तो ये influence में countries होना मतलब पिछलग्गू जो satellite countries हैं, जो बिना blindly they will just follow you, they will blindly follow the superpowers. तो ऐसे जो स्टेट्स हुआ करते थे, सैटेलाइट स्टेट्स हुआ करते थे. ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट स्टेट्स थे. अभी हमने देखा सोवियत ब्लॉक के बारे में. तो ये जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, उनको अपने इन्फ्लुएंस में रखने के लिए, उनको अपना सैटेलाइट बनाए रखने के लिए उसको इकोनॉमिक एड देना पड़ता था. इतना ही नहीं, यूएसएसआर के अंदर क्या था, सेंट्रल रिपब्लिक, जो सेंट्रल रिपब्लिक थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी. वो यूएसएसआर का ही पार्ट थी. ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं. ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ये दे वर द मोस्ट बैकवर्ड रिपब्लिक्स इन द यूएसएसआर. अब उनको क्या करना था, यूएसएसआर को, उनको भी अपने साथ रखने के लिए उन पे भी खर्च करना पड़ता था. तो इकोनॉमी पे हम कहेंगे ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था. ठीक है, और इस प्रेशर के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी. दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था कुछ भी, बिकॉज आउटर वर्ल्ड से इन्होंने अपने आप को अलूफ करके रखा हुआ था. तो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा था, उसका फ़ायदा इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था. तो अगर टेक्नोलॉजी हमारी लैक करेगी तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी. वो नेचुरल आउटकम है. ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को, पीपल, they became aware of this disparity. उनको ये समझ में आने लगा कि किस तरह का, मतलब अगर वेस्ट से हम कंपेयर करते हैं तो हमारे सिस्टम ने हमें क्या दिया, हमें हमारी आज़ादी तो ले ली, लेकिन हमें जो देना था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. तो ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, उसका मेन रीजन इकोनॉमिक प्रेशर है. इकोनॉमिक प्रेशर क्यों था, बिकॉज it had to compete with the US in terms of military arsenal, in terms of nuclear arsenal, in terms of number of satellite countries. तो इस कारण से इकोनॉमी पे प्रेशर था, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण कि
टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो फर्स्ट रीजन हम लोग इसमें यही लिखेंगे, ठीक है। What are the causes of disintegration of USSR? First causes, इसमें आपका आंसर, योर आंसर विल ऑलवेज स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको देना होगा कि डिसइंटीग्रेशन जो हुआ, किस तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के साथ द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर फ्रॉम द बाइपोलर एंड द कोल्ड वॉर एंडेड। इस तरह के इंट्रोडक्शन के बाद आपको रीजंस देने होंगे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिसइंटीग्रेशन। द फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आपकी पॉइंट का नाम दोगे और उसके बाद इसको आप एलैबोरेट करेंगे, इसके अंदर भी आप पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है स्टैग्नेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। नॉट ओनली द इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट बट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द होल पॉलिटिकल सिस्टम became stagnant. And what is the reason behind this stagnancy? अगर political system में हम कह रहे हैं stagnation आ गया, administration में stagnation आ गया, तो इसके पीछे क्या reason था? इसके पीछे reason जो है वो the most important reason is the adoption of single party system. यूएसएसआर ने सिंगल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं वो सब इसी को फॉलो किया सबने। ओनली वन पार्टी विल बी देयर, अपोजिशन पार्टीज आर नॉट अलाउड। तो जब भी सिंगल पार्टी होगी तो दैट सिंगल पार्टी विल बिकम अनअकाउंटेबल। आखिर हमारी गवर्नमेंट क्यों अकाउंटेबल होती है? वाई द गवर्नमेंट tries to fulfill the desires of the people? Because there is fear in the mind of the government कि if they are not going to fulfill the aspirations of the people, then these people are not going to vote them again and they will not be able to get the power. तो ये तो है ना रीजन, ये डर ही तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जान रही है कि अगर हमने लोगों के हिसाब से काम नहीं किया तो ये लोग हमें बदल देंगे। बट जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ओनली सिंगल पार्टी इज देयर। तो वहाँ पर जब सिंगल पार्टी है तो उनको डर किस बात का है? चाहे हम कुछ करें या ना करें, पीपल आर बाउंड टू give their vote to the communist party only because they don't have any option, isn't it? तो ये जो ऑप्शन नहीं होने वाली चीज हो गई, इसके कारण क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टैग्नेशन आया। और ये पॉलिटिकल स्टैग्नेशन जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उसने डिससेटिस्फैक्शन जनरेट किया, बिकॉज पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग देयर सिचुएशन, देयर कंडीशन विद द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। And what they found that they are not given freedom, उनसे फ्रीडम छीन लिया गया और उनकी किसी भी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो पीपल आर कंप्लीटली फ्री देयर। वहाँ पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी गवर्नमेंट उनको हर तरह की आज़ादी देता है और वो सब कुछ करने के लिए फ्री है। तो क्या मिला हमें हमारे सिस्टम से? क्या दिया हमारे सिस्टम ने? दिस जनरेट डिससेटिस्फैक्शन। और ये डिससेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी कंट्री के टूटने का, क्योंकि उस कंडीशन में द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि द कंट्री डज नॉट बिलोंग टू देम। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उनके लिए नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल।
ये जो एक एफिलिएशन होता है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो लैक होने लगता है। और जहां पर ये इमोशनल अटैचमेंट जब खत्म होता है तो वही डिसइंटीग्रेशन का रीजन बनता है। तो जो सेकेंड रीजन हम देखेंगे वो यही है, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। And reason of political stagnation is single party system, and because of this single party system, the government was not at all worried to fulfill the aspirations of the people, and this caused dissatisfaction among the people, and this dissatisfaction was one of the most important reason for the disintegration of the USSR. ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्या है? स्टैग्नेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। What was the reason for this stagnation in administration? अब administration में क्यों stagnancy आई? The reason was that what happened in Soviet system, we know that the system was based on equality. The main purpose of this system was to establish an egalitarian society, the society based on equality. So in order to bring equality, what was done by the government, that the freedom of the people were snatched away. Institution of private property was abolished, and people were not given any freedom. ठीक है, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल, स्टेट वॉज वेरी पावरफुल, गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के इस पावर को एक्सरसाइज कौन करता? हु एक्सरसाइजेज द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट? इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इजंट इट? एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो काम होता है ना। गवर्नमेंट इज देयर टू टेक डिसीजंस, एंड दीज डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगी और गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, स्टेट इज ऑल पावरफुल, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल्सो बिकम वेरी मच पावरफुल, एंड दैट द सेम थिंग हैपेंड इन यूएसएसआर। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल होने का मतलब क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो पावरफुल बन गए। वो जब पावरफुल बनेंगे तो क्या होगा? मिसयूज ऑफ पावर, ब्राइबरी, करप्शन, everything became very rampant in the society। मतलब बिल्कुल करप्शन का कोई वही नहीं रह गया था, लिमिट नहीं रह गया। ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो अपने आप को ऑल पावरफुल थे, वो समझने की तो बात नहीं करिए, वो थे, दे वर ऑल पावरफुल, एंड दे स्टार्टेड मिसयूजिंग दिस पावर। और यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे कि द एम ऑफ द सोवियत सिस्टम वॉज टू एस्टैब्लिश एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, and that is the reason for the abolition of this private property institution. But what happened in actual practice, that a new class arose in the system, and this class was the class of bureaucrats, जो कि elite class हो गए, जो सबसे पावरफुल हो गए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से, सबसे सोशली, हर तरह से वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये जो चीजें थी इसने एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैग्नेशन ला दिया, और ये दिस बिकेम वन ऑफ द अनदर रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ओके, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ रीजन। क्या फोर्थ रीजन है इसके खत्म होने का, यूएसएसआर के एंड होने का? जो फोर्थ रीजन हम ये कह सकेंगे, बहुत सारे रीजन अभी बाकी हैं, फोर्थ इज नॉट द लास्ट रीजन। फोर्थ रीजन जो है वो है कि रसिया, जो कि रसिया वाज जस्ट वन among all the republics of USSR. There were 15 republics in USSR, है ना? तो रसिया बस उसमें से एक रिपब्लिक था ना। बट एक्चुअली में क्या था? रसिया was not just one republic among 15 republics. It was the most dominant, most important republic. और डोमिनेंस ऐसा था
कि जो अदर रिपब्लिक्स थे उनके कल्चर तक को क्रश किया जा रहा था, उनके लैंग्वेज तक को क्रश किया जाता था, रशियन लैंग्वेज, रशियन कल्चर उसको इम्पोज किया जाता था पूरी की पूरी यूएसएसआर पे। तो इसके कारण क्या हुआ कि दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन अदर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आज इसमें हमारा 4th पॉइंट जो है वो है डोमिनेंस ऑफ रसिया। अभी दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, वी विल कंप्लीट इट in the next class.